नमस्ते। आप सबका एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। हम प्रदीप पंत जी के साथ एक यात्रा पर थे, मेघालय की ओर। हमारा लक्ष्य चेरापूंजी देखने का था और प्रदीप पंत जी के इस यात्रा विवरण के द्वारा हमने मेघालय के सौंदर्य का आस्वादन किया। हमने शिलोंग की सुंदरता को पहचाना और आगे हम निकल पड़े हैं चेरापूंजी की ओर। तो देखते हैं आगे क्या होता है। हम लोगों को जहाँ ठहराया गया था वहाँ रसोइया अच्छी सब्जी नहीं बनाता था। इसलिए भाई कमलेश्वर की पत्नी गायत्री जी ने कहा, आज शाम बाजार से सब्जी खरीद कर खाना हम लोग बनाएंगे, मैं और नीलम सराफ। और हम लोग दिल्ली से भाई कमलेश्वर, धर्मेंद्र गुप्त, मैं, जम्मू से आई हिंदी की प्राध्यापिका डॉक्टर नीलम सराफ और उनके पति, आरा से आए मधुकर सिंह, मद्रास से आए शौरी राजन, पटियाला से आए डॉक्टर पुष्पपाल सिंह। तो इस प्रकार के ग्रुप ऑफ एकेडमिशियंस थे। ये गए थे एक मणिपुर विश्वविद्यालय में एक सेमिनार में भाग लेने के लिए। तो जाहिर है वहाँ उनके मित्र एकेडमिशियंस होंगे, अलग अलग विश्वविद्यालय और कॉलेजों के अध्यापकगण होंगे और उनके साथ ये निकल पड़े थे यात्रा के लिए चेरापूंजी के सौंदर्य को देखने। और बीच में इन्होंने ये फैसला किया कि चूंकि रसोइया मज़ेदार खाना नहीं बना रहा है तो ये खुद बाज़ार जाकर सब्जी खरीदेंगे और खाना बनाएंगे। और ये माइती बाज़ार की ओर चल दिए। हमारे साथ मणिपुर विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर और कथाकार जवाहर सिंह, वहीं एक कॉलेज में प्रिंसिपल डॉक्टर शुक्ला और उनकी शिष्या यह उत्तर भारतीय महिला। और सचमुच माइती बाज़ार में सामान बेचती हुई दिखाई दी थी महिलाएं, केवल और केवल महिलाएं। माइती बाज़ार के बारे में हमने पिछले अपलोडिंग में दिखाया था, कैसे एक पूरे बाज़ार में सामान बेचती हैं केवल और केवल स्त्रियां, महिलाएं। ये उनका अपना अलग एक स्पेस है और ये वहाँ की संस्कृति का एक भाग भी है जहाँ जाना सभी औरतें पसंद करती हैं। और यहाँ हमें भी यही देखने को मिला। बाज़ार में सामान बेचती हुई महिलाएं, केवल और केवल महिलाएं। उन्हीं के बीच सब्जियों की दुकान सजाए बैठी थी इस उत्तर भारतीय महिला की मणिपुरी सास। देखिए, उस उत्तर भारतीय महिला ने कहा था कि उसकी सास इस प्रकार माइती बाज़ार में जाती है। उसने एक मणिपुरी लड़के से शादी की थी और उसकी सास माइती बाज़ार जाना बहुत पसंद करती है। और उसने ये भी कहा था कि आप अगली बार जाएंगी तो वहाँ मेरी सास से मुलाकात होगी। ठीक वही हुआ। लेकिन मणिपुर में महिलाओं की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। पुरुष का बहुविवाह करना आम बात है, कई बार स्टेटस सिंबल जैसा। जो पुरुष जितनी ज़्यादा पत्नियां रख सके उसका समाज में उतना ही रुतबा है। अब देखिए, मणिपुर में महिलाओं की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। कहा जाता है वहाँ पुरुषों का बहुविवाह अलाउड है, पॉलीगैमी, मतलब एक ही पुरुष कई स्त्रियों से विवाह कर सकता है। तो इसमें क्या है, कई बार ऐसा भी होता है कि ये एक स्टेटस सिंबल जैसा बन जाता है कि जो पुरुष जितने अधिक महिलाओं को पत्नी के रूप में रख सकता है, उनकी देखभाल कर सकता है, वो उसका रुतबा बढ़ जाता है समाज में। तो ऐसे में स्त्रियों की जो स्थिति है मणिपुर में उतनी अच्छी नहीं है। लेकिन इस मायने में मेघालय की स्थिति भिन्न है, क्योंकि यहाँ मात्र सत्तात्मक परिवार व्यवस्था है, संगमा कहते हैं। ये पूरी इन्फॉर्मेशन हमें वहाँ के लोकल गाइड संगमा, जो हमारे साथ हमें मार्गदर्शन देने के लिए निकले हैं, वो ही कहते हैं कि मेघालय की स्थिति अलग है। वहाँ क्या है, मात्र सत्तात्मक सिस्टम है, मैट्रिलिनियल सिस्टम है। मतलब कि मैंने गूगल सर्च किया तो ये पाया कि वहाँ बच्चों को माँ का इनिशियल लगाया जाता है और माँ के द्वारा जो जायदाद, जो ज़मीन सब जो है वो अपनी बेटी को जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात है। और तभी एक मोड़ निकलने पर चेरापूंजी का छोटा सा बाज़ार दिखाई पड़ता है और इस बाज़ार में भी दुकानों पर बैठी हैं महिलाएं। फिर चाहे दुकान फल सब्जियों की हो या पान बीड़ी सिगरेट की। अरे, हमने वहाँ देखा कि सभी दुकानों में महिलाएं ही बैठती हैं, चाहे फल सब्जियों की दुकान हो या पान बीड़ी सिगरेट की दुकान हो। अब मुझे पर्सनली लगता है कि वहाँ के पुरुष क्यों नहीं बैठते आखिर दुकानों में। जो भी हो, अच्छी बात है कि स्त्रियों को इतना फ्रीडम मिला है कि वो सभी दुकानों में बैठी हैं।
हम आगे बढ़ जाते हैं। अब आ गया है मौसमाई गांव। कुछ आगे बढ़कर सांगमा ने जीप रुकवा दी है। हम सभी नीचे उतर गए हैं। सामने दिखाई पड़ रहा है नौशंगथियांग प्रपात, जो मौसमाई प्रपात के नाम से लोकप्रिय है। ये जो प्रपात है, जो वाटरफॉल है, नौ नौशंगथियांग प्रपात, नाम थोड़ा डिफ़िकल्ट है प्रोनाउंस करने में। मौसमाई प्रपात भी कहा जाता है। काफ़ी लोकप्रिय है। देखिए कितना विशाल है। गूगल सर्च करेंगे तो इसके कई दृश्य, मनोरम दृश्य देखने को मिलेंगे। पास ही एक पर्यटक बस खड़ी है। उससे उतरकर कुछ दक्षिण भारतीय इस अद्भुत प्रपात को निहार रहे हैं। ऊंचे पहाड़ से सैकड़ों फुट नीचे पानी लगातार बेरोक टोक गिर रहा है। लगातार लगातार गिरता चला जा रहा है। जाने कब से, कितनी सदियों से इस प्रपात से पानी निरंतर झरता रहता है और कल कल करता हुआ बांग्लादेश की ओर चला जाता है। कितने सालों से, न जाने कितने सालों से इस प्रपात से, इस मौसमाई प्रपात से पानी लगातार नीचे गिरता जा रहा है। और कहाँ जा रहा है बहकर पानी? बांग्लादेश की ओर। वह देखिए, सामने रहा बांग्लादेश। सांगमा के साथियों में से एक कहता है। हालांकि सामने हल्का कोहरा है, लेकिन पानी में डूबा हुआ सा बांग्लादेश का कुछ मैदानी भाग नज़र आ जाता है। हमने देखा, अरे नेबरिंग कंट्री है बांग्लादेश, तो वहाँ से दिखाई देता है। तो सांगमा के साथ जो एक व्यक्ति आया था, लोकल था, उसने कहा देखो वो है बांग्लादेश। अभी अभी जब जीप से उतरे थे, हल्की धूप थी और अभी क्षण भर बाद ही बादल घिरे और हल्की हल्की वर्षा होने लगी। अब हम जीप से उतरे थे तो धूप थी। थोड़ी देर बाद, क्षण भर बाद ही हल्की हल्की वर्षा होने लगी। मैं सांगमा के आगे अपना पुराना सवाल दोहराता हूँ, क्या साल भर यहाँ वर्षा होती रहती है? अब मुझे भी इस बात में अचरज होता है कि यहाँ तो अभी धूप हुई, अभी बारिश हुई। तो सांगमा हंसते हुए कहते हैं, पंत साहब, यह चेरापूंजी है। हाँ, ख्याल आया, यह चेरापूंजी है। समुद्र की सतह से कोई 1300 मीटर ऊपर, जो विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाले स्थान के लिए प्रसिद्ध है। तभी मुझे ध्यान आया, अरे हाँ, ये तो चेरापूंजी है, जो समुद्र की सतह से 1300 मीटर ऊंचाई पर है और विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाले स्थान के लिए प्रसिद्ध है। रिकॉर्ड होल्ड किया है। ये मौसिनमार आजकल रिकॉर्ड होल्ड कर रहा है, हाईएस्ट रेनफॉल वाला प्रदेश। उससे पहले चेरापूंजी था। बहुत पहले पढ़ी एक कविता याद आ जाती है, चेरापूंजी से आया हूँ फिर भी प्यासा। तो इस यात्रा विवरण का टाइटल भी इसी से प्रेरित होकर पंत जी ने लिखा, चेरापूंजी से आया हूँ। हम लोग कभी कल कल छल छल करते प्रपात को निहार रहे हैं, कभी पानी से घिरे देश के भूभाग को। आसपास चाय पानी की दो चार छोटी छोटी दुकानें हैं। हल्की हल्की ठंड लगने लगी है। हम लोगों ने स्वेटर पहन लिए हैं और एक दुकान से लेकर चाय पीने लगे हैं। अब देखिए, हम लोग चाय पीने लगे, वर्षा फिर बंद हो गई है, धूप फिर खिल आई है। इसी तरह वर्षा, धूप, कोहरे की लुका छुपी का खेल चलता रहता है यहाँ। जी हाँ, इस चेरापूंजी में, खासी पर्वत श्रृंखलाओं के इस शांत एकांत सौंदर्य स्थल में, ये प्रदेश इतना शांत है, इतना एकांत है। यहाँ वर्षा और धूप और कोहरे की लुका छुपी होती रहती है और ये एकांत सौंदर्य स्थल मन को मोहने वाला है। अब देखिए, यहाँ के सौंदर्य के बारे में बात हो रही है तो एक बात मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी। मैंने आपके इस यात्रा विवरण के लिए थोड़ा रेफ़र किया, तो मैंने गूगल सर्च किया तो मैंने पाया कि मेघालय में ही वो प्रदेश है, वो गांव है जिसे एशिया का सबसे स्वच्छ गांव के रूप में टाइटल प्राप्त है, क्लीनेस्ट विलेज इन एशिया। तो मुझे काफ़ी कौतुक हुआ और मैंने पिक्चर्स देखा तो वाकई इतना सुंदर गांव है वो कि देखने का मन करता है। देखिए, यहाँ और जानकारी प्राप्त करने पर पता चला कि इस गांव में 14-15 साल पहले से ही प्लास्टिक फ्री है ये गांव। देखिए कितने सुंदर रूप से इन्होंने अपने गांव को सजा रखा है और हर एक ग्रामीण के मन में ये लगा रहता है कि उनकी ये जो ख्याति है, क्लीनेस्ट विलेज इन एशिया, वो बनी रहे और क्लीनेस्ट विलेज इन द वर्ल्ड बने। और इन्हें ये ख्याति मिला तो
नरेंद्र मोदी जी ने भी अपनी जो स्वच्छ भारत अभियान में जो क्लीनलीनेस ड्राइव उन्होंने चलाया उसमें इस गांव के बारे में मेंशन किया है। वाकई देखने लायक है इस गांव की जो सुंदरता। और कहा जाता है यहाँ के लोकल लोग ही ये स्वच्छ रखते हैं, मतलब कि अपना गार्डन सजाते हैं, अपनी सभी जगह में ये ध्यान रखते। घर बैम्बू से बना होता है अधिकतर, और इतना सुंदर है देखने में। तो ऐसे शांत एकांत सौंदर्य स्थल है मेघालय। तो हम इस प्रदेश की सुंदरता से और परिचय पाएंगे इस यात्रा विवरण के द्वारा। मन करता है प्रपात को बस निहारते रहो, केवल निहारते ही न रहो बल्कि उसके जल कणों को नज़दीक से छू लो। किस जल प्रपात की बात हो रही है? मौसमाई प्रपात की। लेकिन नज़दीक जाने का कोई रास्ता नहीं है, और यह अच्छा ही है कि मेघालय सरकार ने इस प्रपात तक जाने का कोई रज्जू मार्ग नहीं बनाया। बनाया होता तो पर्यटन स्थलों को कमाई के अड्डे में बदल देने वाले तथाकथित टूरिस्ट प्रमोटर इस अछूत प्राकृतिक सौंदर्य स्थल को नष्ट करने में कोई कसर न रख छोड़ते। अब चलो, अच्छा हुआ कि यहाँ से कोई रोप वे, कोई रज्जू मार्ग नहीं बनाया है उस प्रपात तक जाने का। वैसे भी कितना मुश्किल होगा। देखिए ये प्रपात कितनी ऊंचाई पर है, कितनी गहरी खाई है नीचे, और वहाँ तक पहुँचना नामुमकिन सा है। और अच्छा भी है कि मेघालय सरकार ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया, क्योंकि लेखक कहते हैं अगर वहाँ मनुष्य पहुँच जाता तो क्या होता। ये जो टूरिस्ट प्रमोशन के नाम पर वहाँ की जो प्राकृतिक सौंदर्य है, जो स्वाभाविक सौंदर्य है, जो नेचुरल ब्यूटी है, उसे कब का मनुष्य ने नष्ट कर लिया होता। उधर बांग्लादेश की तरफ भी अब कोहरा बहुत कम हो गया है। बांग्लादेश का भूभाग अब कुछ ज़्यादा स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है, और हम लोग अब जीप में बैठकर लौट रहे हैं। अब देखिए यहाँ से हमें दिखाई दे रहा है बांग्लादेश एक नेबरिंग कंट्री है। देखिए ऐसे प्रदेश से, भारत के एक ऐसे बॉर्डर में हम पहुँचे हैं जहाँ से हमें कोई दूसरा कंट्री दिखाई दे रहा है, हमें बांग्लादेश दिखाई दे रहा है। अभी कोहरा थोड़ा कम हुआ है और हम लोग अब जीप में बैठकर लौट रहे हैं अपने होटल की ओर, और वहाँ से हम फिर अपनी यात्रा में जारी रहेंगे, और अगले एपिसोड में आपसे फिर मिलेंगे। यात्रा जारी रहेगी। अभी फ़िलहाल चलते हैं इसके मलयालम वर्जन की ओर।